नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे SEO स्टडी मोशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में 5 जून से लेकर 6 जून तक फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के 6th शिफ्ट तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख ही रहे हैं, तो आज हम सारे के सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं जो फर्स्ट शिफ्ट से लेकर 6th शिफ्ट तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, सेशन में जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के 6th शिफ्ट तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों, तो चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में भारत में गरीबी सूचांक इंडेक्स के अनुसार गरीबी दर लगभग कितनी प्रतिशत रही है। तो दोस्तों, जो भारत में गरीबी सूचांक के अनुसार गरीबी दर जो का परसेंटेज रहा है वो 4.9% रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नीति आयोग ने अन्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में भारत में गरीबी दर घटाकर लगभग 4.9% पर आ गई थी, जो सामाजिक आर्थिक विकास के संकेतों में सुधार को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के बी किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B है 31, वो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की वैधता की सुरक्षा से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की वैधता की सुरक्षा से। तो अनुच्छेद 31B यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई, तो अनुच्छेद 31B यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी न्यायालय द्वारा शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। और प्रावधान भूमि सुधार जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। तो दोस्तों, ये इसकी थीम थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश की सशस्त्र सेनाओं के साथ आयोजित करती है। तो भारतीय सेना साइक्लोन जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास वो मिस्र सशस्त्र सेनाओं के साथ आयोजित करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। साइक्लोन भारत के और मिस्र के बीच एक द्वीपीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी 2025 के बीच राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में आयोजित किया गया था। और यह अभ्यास दोनों देशों के महासहयोग से मजबूती का एक मिसाल है या प्रयास है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी मॉडरेटर नेता नहीं थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। अरविंद बिंदु घोष जो हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी यानी मॉडरेटर नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के उदारवादी नेता थे और वे संवैधानिक तरीकों से सुधार लाना चाहते थे। अरविंदो घोष एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेता थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद और स्वराज की तत्काल मांग की और इसीलिए वे उदारवादी नेताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण यानी वाटर रिटेंशन का जो क्षमता है वो सब सर्वाधिक अधिक या अत्यधिक होती है, वो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो इसके गुण हैं, तो इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है बहुत अधिक होती है और इस कारण से यह बहुत चिपचिपी होती है। और इस मिट्टी का उपयोग उन फसलों को उगाने में किया जाता है जिन्हें से धान की तरह अधिक जो फसलें अधिक पानी की डिमांड करती हैं, अधिक पानी की उनकी आवश्यकता होती है, उन फसलों को उगाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है और इस मिट्टी का खिलौने बनाने में भी उपयोग किया जाता है।
और जल धारण की क्षमता का जो आदेश है, जो इसका सीरियल नंबर हो, पहले रेतीली मिट्टी, उसके बाद में नंबर आता है दोबन मिट्टी और गाद मिट्टी, और फिर मिट्टी जो जल धारण करने की सबसे सर्वाधिक होती है वो चिकनी मिट्टी की क्षमता होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में आयोजित 19वें रामनाथ गोयका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार में डंकी रूट पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए किस पत्रकार को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों डंकी रूट पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए मृदुल्ला झा आज तक को उनको रिपोर्टिंग के लिए मृदुल्ला झा आज तक जो चैनल है उनको डंकी रूट पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, मृदुल्ला झा। जो 2025 में आयोजित 19वें रामनाथ गोयका उत्कृष्ट पत्रकारिता जो पुरस्कार समारोह में मृदुल्ला झा को डंकी रूट पर उनकी प्रभावशाली रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया था। और यह रिपोर्ट हरियाणा के युवाओं द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए मार्गों पर आधारित थी और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवेसी पर पर्स को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो दोस्तों जो भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवेसी पर्स को समाप्त करने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया था वो 26वां संशोधन था और वह 1971 में किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, 26वां। और प्रिवेसी पर्स ने शासक वर्ग को विशेष दर्जा प्रदान किया जिसने शासक और शासन की ब्रिटिश प्रथा को जारी रखा। और प्रीवी पर्स गरीबी, भूख और सुरक्षा चुनौतियों से त्रस्त एक नवजात स्वतंत्र राष्ट्र पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था। तो दोस्तों ये इसकी थीम थी, जो भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवेसी पर्स को समाप्त करने के लिए जो संशोधन किया था वो 26वां संशोधन किया गया था संविधान में और वो 1971 में किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग दे तो उसमें कौन सा अधिकार वह नहीं रख सकता है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो वह भारत में जो पहला अधिकार है वो भारत में मतदान का अधिकार खो देता है। तो वह भारत के किसी भी इलेक्शन में या किसी भी चुनाव में वो मतदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, भारत में मतदाता ये मतदान का जो अधिकार है वह खो देता है। और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो वह भारतीय नागरिक के रूप में मिलने वाली सभी अधिकारों से वंचित हो जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख जो अधिकार है वो मतदान करने का अधिकार है। उसे अब भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा और भारतीय पासपोर्ट भी अमान्य हो जाएगा। तो दोस्तों कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को अपनी स्वेच्छा से त्याग देता है तो उसको सर्वप्रथम जो पहला अधिकार है उससे वो भारत में मतदान, किसी भी इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकता है और भारत में आने के लिए उसको वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो ये थी इसकी व्याख्या। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों यदि किसी न्यायिक समीक्षा के तहत किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो जिसका जो परिणाम होता है वो अधिनियम को अमान्य या रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अधिनियम को अमान्य या रद्द कर दिया जाता है। तो भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त होता है। यदि कोई अधिनियम संविधान के प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है और जिससे वह कानून रद्द या नल ऑफ द अवॉइड हो जाता है और उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये इसकी न्याय प्रणाली की थीम है। तो अधिनियम को अमान्य या रद्द कर दिया जाता है यदि कोई न्यायिक समीक्षा के तहत किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता था। तो दोस्तों जो
बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है हरमनप्रीत सिंह ने जीता था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। तो भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह को 2024 में हॉकी इंडिया का प्रतिष्ठित बलबीर सिंह और सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उनकी बेहतरीन प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए दिया गया था। तो दोस्तों जो हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जिन्होंने जीता था वो हरमनप्रीत सिंह थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत के पश्चिमी तट हैं उनको कोंकण, करावली और मालाबार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भारत के पश्चिमी तट हैं, ये तटों के नाम हैं। तो भारत के पश्चिमी तट को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो भारत के पश्चिमी तट हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, कोंकण महाराष्ट्र, कारावली कर्नाटक और मालाबार केरल। ये तट विभिन्न संस्कृति और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तीनों जो तट हैं वो विभिन्न संस्कृति और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से कोंकण महाराष्ट्र, कारावली कर्नाटक और मालाबार जो ये केरल में है। ये तीनों पश्चिमी घाट हैं जो अपनी संस्कृति और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोंडा पेंटिंग को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गोंडा पेंटिंग को स्थानीय रूप से कीटा कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कीटा। तो गोंडा कला की जो पारंपरिक पेंटिंग को स्थानीय भाषा में कीटा कहा जाता है और इसे जनगढ़ कलम यानी पटचित्र और डिगना या भित्तिचित्र भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदायों की प्रसिद्ध एक कला होती है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और छत्तीस के जनगढ़ के जो जनजाति समुदाय के प्रसिद्ध कला है जिसे कीटा के नाम से बोला जाता है, जो गोंडा पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है। जो मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता। तो दोस्तों जलवायु में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसें की बढ़ती जो सांद्रता है, ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, CPL गैस आएगा, क्लोरोफ्लोरो आएगा, जिसमें से सल्फर ऑक्साइड भी आ जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान और आर्द्रता में तेजी से बदलाव होते हैं, जिससे मानसून के पैटर्न में प्रभावित होते हैं और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता मानसून में अनियमितता का एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों ये है मानसून बदलाव के जो मुख्य कारण हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता वायुमंडल को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कणों में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके जो कणों में परिवर्तन होता है वो कण तेजी से कंपन करने लगते हैं और वस्तु फैलती है। तो दोस्तों यानी उसके आयतन प्रसार में कुछ परिवर्तन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कण तेजी से कंपन करते हैं और वस्तु फैलने लगती है, यानी उसके आयतन में कुछ न कुछ या उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान, आर्द्रता तेजी से बदलाव होते हैं, जिससे मानसून के पैटर्न में प्रभावित होते हैं और वायुमंडल में ग्रीन गैसों की बढ़ती सांद्रता मानसून की अनियमितता को एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों ये हैं इनके प्रमुख कारण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो दोस्तों 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो 1299 के और 1301 के दौरान मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन
वो अलाउद्दीन खिलजी थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी दोस्तों व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 2 बार का आक्रमण किया। पहला जो साल था वो 1299 में, फिर उन्होंने 1302 में किया, फिर 1303 में किया, यानी उन्होंने 2 बार आक्रमण किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए श्री नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक उपाय विफल रहे। जो मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक उपाय थे वो विफल रहे थे। कश्मीर में उनका अभियान एक आपदा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया, यानी उनको किसी ने परास्त नहीं कर पाया और वो 1296 से 16 तक अपने शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाते रहे। वह खिलजी वंश का दूसरा शासक था और अपनी सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता था। तो वो अपनी जो सैन्य उनकी विजय थी और प्रशासनिक सुधारों के लिए, यानी उनके कार्यकाल में शासन के दौरान जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही कड़क थी, या नियमों का उल्लंघन नहीं होता था और वो बहुत ही सुचारू और शक्तिशाली पूर्वक अपने शासन को चला रहे थे। ये इसकी व्याख्या थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों जो नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। तो नीति आयोग के द्वारा जारी पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में उड़ीसा ने 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो उसकी वित्तीय स्थिरता और सुधारों का प्रतीक है। यानी नीति आयोग के द्वारा जारी पहले राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचांक थे वो 2025 में 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और जो कि उसकी वित्तीय और स्थिरता और सुधारों का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों जो सम्राट कनिष्क थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म को सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और कनिष्क कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी और कनिष्क ने पहली शताब्दी सन के आसपास शासन किया और कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे। कनिष्क के समय में कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तरी भाग अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर मध्य एशिया के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उन्हें बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के अश्वघोष और अधीन बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चौथी बौद्ध परिषद भी कश्मीर में उनके संरक्षण में बुलाई गई थी। जो चौथी बौद्ध धर्म की परिषद थी जो वो भी कश्मीर में उनके संरक्षण में ही बुलाई गई थी। तो उस परिषद में अभिधर्म और पर महान भाष्य का आकलन किया। तो दोस्तों जो सम्राट कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद है 31O उस संपत्ति के अधिकार की समाप्ति से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 31A से संबंधित है वो संपत्ति के अधिकार की समाप्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 31A संविधान में उस समय जोड़ा गया था जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाया गया था और इसका उद्देश्य कृषि सुधारों और राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के मामलों को न्यायिक समीक्षा के कुछ हद तक बाहर करना था। तो दोस्तों ये इसकी थीम थी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A के संबंधित जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार की समाप्ति का जो के संदर्भ में मूल अधिकार है, जिसमें से जब संपत्ति के मूल अधिकारों को हटाया गया है। तो दोस्तों ये इसकी थीम है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है। जो दोस्तों जो भारतीय संविधान में 105वां संशोधन किया गया था वो राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देना है। तो दोस्तों इसी संदर्भ में संविधान का जो 105वां संशोधन है वो अधिनियम 2021 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी सूची तय करने का अधिकार है और यह संशोधन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यानी दोस्तों जो ओबीसी वर्ग में आते हैं उनको अपना अन्य पिछड़ा वर्ग यानी उनकी जो सूचकांक जो उनकी जाति है उसको तय करने का उनको पूर्ण अधिकार है और यह संशोधन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये है भारतीय संविधान का जो 105वां संशोधन हुआ था उससे संबंधित कि राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से 15 अप्रैल 2025 तक विराट कोहली से संबंधित कौन सा कथन सही है और वो आईपीएल में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1000 चौके और छक्के यानी विराट कोहली ने आईपीएल में 1000 चौके और प्लस छक्के मारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रन पूरे किए तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1000 चौके और छक्के मारे हैं विराट कोहली ने आईपीएल में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 चौके और छक्के। तो विराट कोहली ने आईपीएल में 15 अप्रैल 2015 के बाद से लेकर के अब तक 1000 से अधिक चौके और छक्के मिलाकर रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 10,000 रन पूरे नहीं किए हैं और आईपीएल भी एक खिताब नहीं जीता है। 2025 में उन्होंने आईपीएल 18 साल के बाद में जीतकर उन्होंने ट्रॉफी को हासिल किया है। तो दोस्तों ये था 15 अप्रैल से 2025 तक विराट कोहली के संबंध में आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 2024 का जो विषय थीम है वो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य को बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। तो नौसेना दिवस 2024 की थीम था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश में नौसेना बल की भव्यता और उपलब्धियों और भूमिका का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय थीम थी और नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य थी, जो भारत के नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश में नौसेना बल की भव्यता की उपलब्धियों की भूमिका में जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण का नियम था वो 1986 में लागू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो संसद द्वारा 23 मई को 1986 में पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था और इस अधिनियम में 4 अव्यय तथा 26 धाराएं हैं और इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि या कानून बनाकर लागू करना था। तो दोस्तों ये थी पर्यावरण की थीम। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था वो 1986 में 23 मई 1986 को संसद द्वारा लागू किया गया था और 19 नवंबर 1986 में इस अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था
MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट, नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो दोस्तों जो नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन शॉर्टकट का जो उपयोग किया जाता है वो है कंट्रोल और प्लस एन। तो यहाँ पे जब कंट्रोल और प्लस एन को जब दबाएंगे आप तो नया डॉक्यूमेंट और नई वर्कबुक आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो MS वर्ड में, MS एक्सेल में दोनों कंट्रोल और प्लस एन को दबाने से एक नया डॉक्यूमेंट या वर्कबुक खुलती है। तो कंट्रोल प्लस फाइनल, और इसके सापेक्ष अन्य भी हैं जो कंट्रोल और प्लस O को तो फाइनल खोलता है, और कंट्रोल और प्लस P को जब प्रिंट आप दबाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंट करना है, और कंट्रोल के साथ अगर आप S को दबाएंगे तो वहाँ पर वो सेव करना होता है। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ फैक्ट। जब MS वर्ड और MS एक्सेल में जब दोनों में कंट्रोल प्लस N को दबाने से एक नया डॉक्यूमेंट और नई वर्कबुक खुलती है, और कंट्रोल और प्लस में O दबाने से जो फाइनल खुलता है, और कंट्रोल के साथ में अगर आप P को दबा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ आपको S दबाने से वहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे इसके MS वर्ड और एक्सेल के शॉर्टकट उपयोग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता का प्रमुख रूप से स्थित है? तो दोस्तों जो भारत और भूटान के बीच जो भौगोलिक विशेषता है वो प्रमुख रूप से हिमालय पर्वत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच जो हिमालय पर्वत है, और भारत और भूटान की सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, और यह प्राकृतिक रूप से दोनों देशों के बीच एक मजबूत और सुरक्षित सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये नेचुरलिटी या प्राकृतिक रूप से जो भारत और भूटान की सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उसकी रक्षा प्रदान करती है, और यह एक सुरक्षित सीमा भी प्रदान करती है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच जो सीमा है और भौगोलिक विशेषता का प्रमुख कारण यानी नेचुरलिटी जो प्राकृतिक रूप से है वो हिमालय पर्वत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो दोस्तों जो भारत में वर्ष 2023 तक कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता थी वो 100 गीगावाट थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 100 गीगावाट। तो वर्ष 2023 तक भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 100 गीगावाट थी, जिसमें मुख्य रूप से सौर, पवन और बायोमास और लघु जल विद्युत शामिल हैं। इसमें सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 50 गीगावाट थी, पवन ऊर्जा की जो थी वो 40 गीगावाट थी, और बायोमास तथा लघु विद्युत मिलाकर लगभग वो 10 गीगावाट यानी 10 गीगावाट थी। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रही है, और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। शुद्ध एनर्जी होगी, और जो पर्यावरण प्रदूषण और वायुमंडल से संबंधित हानिकारक गैसों और अन्य सभी चीज़ों से भी मुक्त होगी, और यह प्योर फ्रेश और जो प्योर ग्रीन एनर्जी होगी। तो ये इसकी गवर्नमेंट की थीम है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, और गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान दे रही है। और 2023 में तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता थी वो 100 गीगावाट थी। यहाँ ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच होता है? तो दोस्तों जो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास है वो भारत और UAE के मध्य हो रहा है, यह भारत और UAE के मध्य होता है। तो डेजर्ट साइक्लोन है वो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच आयोजित किया जाता है, और इस अभ्यास के मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ावा देना, और युद्ध और शहरी युद्ध में सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों ये भारत और UAE के मध्य होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
और जिसका कार्य होता है मुख्य उद्देश्य दो देशों के बीच में मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ावा देना और शहरी युद्धों में सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान करना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों नीति आयोग के SDC इंडिया इंडेक्स यानी 2023 और 24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाला राज्य था वो उत्तराखंड था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 24 के अनुसार उत्तराखंड और केरल दोनों ने 79 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और तमिलनाडु ने 78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि गोवा 77 अंकों के साथ में तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों ये है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स जो 2023 से 2024 के अनुसार उत्तराखंड और केरल दोनों राज्यों के अंकों के साथ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ में चर्चा में है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान है। तो दोस्तों भारतीय सेना द्वारा जो म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान था वो ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से प्रचर्चित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा एक भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद शुरू किया गया राहत और बचाव अभियान है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने 118 सदस्यीय चिकित्सा टीम, 60 बेड वाला फील्ड अस्पताल और 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीम भेजी और इसके अलावा भारतीय नौसेना ने 4 युद्धपोतों ने 137 टन की राहत सामग्री भेजी, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। भारतीय वायुसेना ने C-130 और C-17 विमान भेजे जो राहत सामग्री और चिकित्सा टीमों को म्यांमार तक पहुंचाने में सहायक रहे। इस ऑपरेशन का नाम हिंदू देवता ब्रह्मा के नाम पर रखा गया जो सृजन के देवता माने जाते हैं और यह भारत के पड़ोसी पहले नीति और वसुधैव कुटुंबम संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों ये इसकी थीम थी। जो ऑपरेशन ब्रह्मा था वो भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत एक अभियान था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन पी ब्लॉक तत्वों के बारे में सही है। तो दोस्तों जो पी ब्लॉक तत्वों के बारे में है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पी ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं सभी पाई जाती हैं और इसी में दोस्तों अक्रिय धातुएं भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों पी ब्लॉक के अंतर्गत में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं भी आती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पी ब्लॉक आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित होता है और इसमें समूह 13 से लेकर के 18 तक के तत्व शामिल होते हैं। जो 18 के अक्रिय तत्व नोबल गैस है जिन्हें उत्कर्ष गैसों के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें हीलियम, नियान, अर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान आदि तत्व होते हैं। तो इनमें धातुएं जैसे थैलियम, अधातुएं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उपधातुएं जैसे बोरान और टिन सभी प्रकार के तत्व होते हैं, सभी प्रकार के तत्व होते हैं और ये तत्व जैविक, औद्योगिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये जो तत्व होते हैं जैविक, औद्योगिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पी ब्लॉक में जो तत्व हैं उसमें धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 में तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है। तो दोस्तों जो सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में एक्सप्रेसवे और हाईवे जो पूरे होने की संभावना है वो 15 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ भारत सरकार
ने 15 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर काम कर रही है, जिनमें से दिल्ली, मुंबई, गंगा, द्वारका, बेंगलोर, चेन्नई जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल हैं। तो इन परियोजनाओं को पूरा होने के से देश में सड़क नेटवर्क को नया आयाम मिलेगा और अधिक यात्रा जो है वो सुगम होगी। तो जिनमें से दोस्तों हैं 4 स्थान हैं। तो दोस्तों जिनमें दिल्ली, मुंबई, गंगा, द्वारका, बेंगलोर, चेन्नई जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल हैं। तो दोस्तों इस परियोजनाओं के पूरा होने से देश में सड़क नेटवर्क को एक नया आयाम मिलेगा, जिनमें से इनकी जो कुल संख्या है वो 15 है, जिनमें से प्रमुख दिल्ली, मुंबई, गंगा, द्वारका, बेंगलोर, चेन्नई जैसे सिटियों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15। ये 15 संख्या है इनकी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023 से 24 की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो 2024 से 25 के मध्य और भारत में 2023 से 24 के मध्य जो बेरोजगारी की दर थी वो 3.2% थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3.2%। भारत में बेरोजगारी दर 2017 और 18 में 6% थी, जो 2023 से 24 में घट कर 3.2% रह गई। जिसके अलावा महिला श्रम और बाल भागीदारी दर भी 23.3% से बढ़ करके 41.7% हो गई। तो दोस्तों ये थी जो भारत की बेरोजगारी से संदर्भ में जो था, जो ये बायोडाटा था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था और इसे किसने रद्द किया था। दोस्तों जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द करने वाले 1911 में लॉर्ड हार्डिंग थे। तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन था उसको 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और बंगाल का जो विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। उन्नीस सौ 1905 को प्रभाव में आया था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल का एक हिस्सा था। तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन था वो अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे बंगाल का विभाजन होने की संभावना बनी। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शनों में से एक था। जो स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में से एक था, यानी और बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो इसे लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था और इसे लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। जो बंगाल का विभाजन था उसको 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसको रद्द कर दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और बता दें तो दोस्तों हमने 6 जून के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका मैंने एनालिसिस अपने चैनल पे ऑलरेडी ही वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप जा कर के वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था,
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पॉलीगार या पोलीगर विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। जो पालीगर या पोलीगर विद्रोह है वो अंग्रेजों के विरुद्ध मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पोलीगर विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह विद्रोह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी। और जो यह विद्रोह है वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती थी उसे बांगर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बांगर के नाम से। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुआ करती थी उसका नाम जो होती है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। और बांगर की मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। और बांगर मृदा मैदान के ऊंची सतह में पाई जाती है। तो दोस्तों तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी वो बांगर के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जीव निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो झारखंड राज्य में वन्य जीव अभयारण्य स्थित है वो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दलमा वन्य जीव अभयारण्य। जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है, दलमा वाइल्ड लाइफ ऑफ सेंचुरी है। जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो झारखंड राज्य में स्थित है। और यह जमशेदपुर शहर में लगभग 10 किलोमीटर दूर दलमा पहाड़ियों में स्थित है। और यह अभयारण्य भारतीय हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो झारखंड में है। और जमशेद शहर से यह लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे एक पहाड़ी पे स्थित है। तो यह अभयारण्य भारतीय हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसिटिक एसिड CH3COOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ में मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है एसिटिक एसिड को तो वहाँ पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन, उदासीन अभिक्रिया। एसिटिक एसिड एक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो एसिटिक एसिड जो है अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब दोनों को मिलाते हैं तो सोडियम एसिड और CH3COON सोडियम जो एसिड कहलाता है और पानी के साथ में H2O बनता है। तो यह प्रक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की स्थापना है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की जो स्थापना है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार। तो राज्यों में नगर परिषद या नगर पालिकाओं की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में यह अधिकार केंद्रीय सरकार के पास होता है क्योंकि वह सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की जो स्थापना है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोन्याक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो कोन्याक जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कोन्याक
जनजाति है वो भारत के नागालैंड में राज्य में पाई जाती है। तो कोन्याक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड के मूल निवासी एक प्रमुख नागा जातीय प्रमुख समूह है और वह मोन जिले में स्थित जो नागालैंड के मोन जिले में रहते हैं, जिसे अंग की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये कोन्याक जनजाति है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी नागालैंड के मूल निवासी एक प्रमुख नागा जातीय के समूह है, नागा जाति के समूह है, जो कि नागालैंड के मोन जिले में रहते हैं, जो जिसे अंग की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। जो कोन्याक जो जनजाति है वो भारत में नागालैंड के मोन जिले में निवास करती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्राचीन भारत में तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारत में उत्तर पथ मार्ग किसे जोड़ता है। दोस्तों प्राचीन भारत में उत्तर पथ जो मार्ग है वो गंगा नदी के किनारे के शहरों को पंजाब और तक्षशिला से जोड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे शहरों को पंजाब और तक्षशिला से जोड़ने का काम करता है। तो उत्तर पथ मार्ग प्राचीन भारत में एक प्रमुख व्यापार मार्ग था, जो गंगा नदी के किनारे नगरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे उत्तर पश्चिमी केंद्रों को जोड़ता था और यह मार्ग व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत में उत्तरापथ मार्ग है वो गंगा नदी के किनारे के बसे शहरों पंजाब और तक्षशिला से जो उत्तर पश्चिमी केंद्रों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों जो भारत संविधान का अनुच्छेद है वो सर्वोच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने का अधिकार देता है वो अनुच्छेद 32 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट किसी विशेष तरीके से अधिनियम करने या अधिनियम को दूर करने के लिए अदालत या कानूनी प्राधिकरण के नाम पर लिखित आदेश एक रूप है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पक्ष के रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। श्रीमंत बाला साहेब पाटिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रिट क्षेत्राधिकार को संविधान मूल संरचना के भाग के रूप में जोड़ा। निर्णय में यह उल्लेख किया गया कि हम ध्यान दें कि रिट अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए मूल्यवान अधिकारों में से एक है, जो स्वयं की मूल संरचना का हिस्सा है। तो दोस्तों ये इसकी थीम है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का देता है। तो अनुच्छेद 32 है, जो भारत के संविधान को अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने के लिए अधिकार देता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वी घाट क्षेत्र भू आकृति मैदान कैसा है। तो पूर्वी घाट क्षेत्र जो भू आकृति मैदान है वो पर्वत और विस्तृत तटीय मैदान दोनों है, पर्वत भी है और विस्तृत तटीय मैदान भी है। तो पूर्वी घाट क्षेत्र पर्वतों के साथ साथ विस्तृत तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र पहाड़ियों के नीचे समुद्र के किनारे फैले मैदानों से जुड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत और विस्तृत तटीय मैदान दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पूर्वी घाट क्षेत्र के भू आकृति मैदान हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी घूमने या बसने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? दोस्तों, भारतीय नागरिकों को कहीं भी घूमने या बसने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के तहत दिया जाता है, यानी अनुच्छेद 19 के तहत दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, या 6 अधिकारों का निर्देश देता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांति प्रियता से बनी हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है, सभा संघों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार है, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है और पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है, किसी भी पेशे को अपनाने या किसी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार को करने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 19 के तहत ये हैं 6 प्रकार की अधिकारों का 6 प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिलते हैं, जो भाषण और अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को शांति प्रिय से बिना हथियार के इकट्ठा होने का भी अधिकार है, सभा संघों या सहकारी समितियों के गठन का भी अधिकार है, और भारत में और पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का भी अधिकार है, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का भी अधिकार है, और किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय को करने, व्यापार को या रोजगार को करने के लिए भी पूर्ण रूप से आपको अधिकार है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 के तहत आपको ये 6 मूल अधिकार जो आपको प्राप्त है वो भारतीय संविधान के तहत। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत आपको ये मूल 6 अधिकार भारत के हर किसी नागरिक को प्राप्त हैं। तो चलते हैं दोस्तों, प्राप्त हैं जो इस प्रकार है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है HRC, उसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को वैधानिक दर्ज किया गया था, और आयोग का जो उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। और इस अधिकार को मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को संवैधानिक रूप से दर्ज किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्य होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था, भील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों, जो भील विद्रोह हुआ था वो 1818 ईस्वी में हुआ था। तो भील विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के खिलाफ और असंतोष और नाराजगी की एक श्रृंखला का परिणाम भी था, जो अंग्रेजों ने भील पर भारी कर लगाया और यहाँ तक कि उन्हें पारंपरिक वनाधिकार भी नहीं दिए थे। तो दोस्तों, ये अंग्रेजों के द्वारा जो भीलों पर अत्याचार किया गया या उन पर कड़ा शासन लगाया गया, जो नियम के विरुद्ध था, जो भीलों ने अपने ब्रिटिश आधिपत्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे भीलों ने अपने ब्रिटिश आधिपत्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी सेना भेजे जाने पर विद्रोह विफल हो गया और भारी गोलाबारी के सामने भीलों को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाद में शांति समझौते में अंग्रेज उनके पारंपरिक अधिकार वापस कर दिए और उन्हें कुछ करों से छूट भी दी। लेकिन यह भविष्य में भील विद्रोह का अंत नहीं होगा। 1900 तक और भी विद्रोह होते रहेंगे। ऐसा उन भीलों का संदेश था और उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया। तो चलते हैं दोस्तों, डिसीजन लिया। जो भील विद्रोह हुआ था वो 1818 ईस्वी में शुरू हुआ था
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के खिलाफ और असंतोष और नाराजगी के रूप का एक श्रृंखला का एक परिणाम था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्मा पाठक में किस विषय का अध्ययन होता है? तो दोस्तों अभिधम्मा जो पाठक है उसमें दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण यानी फिलोसफिकल एंड और फिजियोलॉजिकल एनालिसिस होता है। तो यहाँ जो अभिधम्मा पाठक है वो त्रिपिटक का तीसरा भाग है जो बौद्ध धर्म के दर्शन और मनोविज्ञान विश्लेषण पर केंद्रित होता है। तो इसमें मानसिकता या मानसिक अवस्थाओं, चेतना और ज्ञान की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों अभिधम्मा जो पाठक का विषय अध्ययन होता है वो दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण के लिए होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई यूनियन ऑफ एनर्जी क्या है? तो दोस्तों जो ऊर्जा का एसआई मात्रा यूनियन ऑफ एनर्जी है वो जूल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो जूल होता है। तो ऊर्जा का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो जूल होता है। तो उसका जो मात्रक है या यूनिट है वो जूल होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जूल एक जूल वह ऊर्जा होती है जो तब खर्च होती है जब 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर तक खींचा जाता है। यानी 1 मीटर तक किसी वस्तु में विस्थापन या उसकी वस्तु की स्थान में परिवर्तन किया जाए, उस पर बल या खिंचाव लगाया जाए तो दोस्तों वह 1 जूल ऊर्जा होती है जो उस वस्तु पर खर्च की गई होती है। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल एसिड के किस भाग से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो दोस्तों जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल एसिड के पेप्टाइड जो बॉन्ड बनता है वो अमीनो अम्ल के समूह यानी अमीनो ग्रुप -NH2 से बनता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH के दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह -NH2 से प्रतिक्रिया करता है जिससे जल H2O बाहर निकलता है और यह पेप्टाइड बॉन्ड CONH का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये था प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के जो पेप्टाइड का बॉन्ड बनाता है वो अमीनो ग्रुप -NH2 के तहत या उसके कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन चेन से बनाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडरशिप ऑफ द लेजेंसी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो द लीडरशिप लेजेंसी नरेंद्र मोदी पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम। मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर नल सिंह हाल ही में डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर वीडियो द लीडरशिप लेगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, कर्नेल विश्वविद्यालय ईस्ट इंडिया रोजन प्रोफेसर और क्षमता निर्माण आयोग वर्तमान संस्था सदस्य मानव संस्थान और उन्होंने पहले वॉइस ऑफ द गॉड रूट्स एंड लीडरशिप फॉर द डेली लिविंग का प्रस्ताव कृतियाँ लिखी हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? तो दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण है जो है संबंधित है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो दोनों अनुसूचियों में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में विवरण दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरा नृत्य राज्य
जो नृत्य है वो राज्य में किया जाता है, मतलब किस सौरा नृत्य जो है वो किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ सौरा जो नृत्य है वो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो सौरा नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है और यह नृत्य सौरा जनजाति द्वारा किया जाता है जो उड़ीसा के आदिवासी समुदायों में से एक है और यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को दर्शाता है। सौरा नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा, संगीत, नृत्य मुद्राएं शामिल होती हैं जो इन्हें विशिष्ट या अद्भुत बनाती हैं। तो दोस्तों जो सौरा नृत्य है वो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1530 में किसने राज्य को सुदृढ़ करके मर गया था। दोस्तों जो 1530 में राज्य को सुदृढ़ करके जो मरा थे वो बाबर था। तो यहाँ आप वो बाबर था। तो बाबर ने 1530 में बाबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के बाद मृत्यु प्राप्त की थी और वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं ने, जिन्होंने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया था। हालांकि शेरशाह सूरी के हाथों उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी। तो दोस्तों बाबर के संदर्भ में तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन और आत्मसात होता है। तो प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। सरल पदार्थों में भोजन के जटिल घटकों विश्लेषण को पाचन कहा जाता है। पचा हुआ भोजन अब आंत की दीवार में रक्त वाहिकाओं में गुजर सकता है और इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, जहां उनका उपयोग शरीर द्वारा आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है और इसे आत्मसात कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक किसे कहते हैं। तो इसकी खोज किससे की गई तथा इसे क्या नाम दिया गया था। दोस्तों जो प्रतिजैविक है वो किसी मनुष्य व अन्य जीवों के शरीर में होने वाले संक्रमण रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने व नष्ट करने के लिए जिन रसायन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। और उदाहरण के लिए जो सेल्वरसेन और प्रोटोसिल है वह प्रतिजैविक की खोज जर्मन जूबिट्रियन और पॉल एदरसन ने सिफिलिस के इलाज के लिए आरसेप्निपिन बनाई, जिन्हें सेल्वरसेन के नाम से का नाम दिया गया। और स्टोमाइसिन का प्रयोग तपेदिक के उपचार में किया जाता है। और क्लोरोफेनेलिकल का जो संबंध है वो पेचिन निमोनिया और पेचिस और निमोनिया, मस्तिष्क ज्वार, टाइफाइड आदि में किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकी देश में 17 वर्षों के अंतराल में के बाद यात्रा पर गए थे। तो दोस्तों जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अफ्रीका देश के 17 वर्षों के अंतराल पर जो यात्रा पर गए थे वो नबीनिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नबीनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों जो ग्रामीण प्रशासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो ग्रामिक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामिक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट यूनियन बजट में शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों जो रेल बजट को आम बजट में 2017 में 2017 में यूनियन बजट में शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है 2017 से रेलवे बजट को स्वतंत्र रूप से पेश करना बंद कर दिया गया और इसे यूनियन बजट में शामिल कर दिया या मिला दिया गया था। यह निर्णय खर्च की बेहतर योजना और पारदर्शिता के उद्देश्य से लिया गया था।
जो रेलवे बजट था वो स्वतंत्रता रूप से पेश करना बंद कर दिया गया और उसे यूनियन बजट में मिला लिया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है A.O. होम ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की जो स्थापना है वो A.O. होम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा A.O. होम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1853 में A.O. होम और एक अंग्रेज ICS अधिकारी के द्वारा की गई थी। उद्देश्य भारतीयों की एक राजनीतिक मंच देना था। जो इसका उद्देश्य था वो भारतीयों को एक राजनीतिक मंच देना था, जिसकी स्थापना A.O. होम और अंग्रेज ICS के द्वारा की गई थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है? तो दोस्तों भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 34,800 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका निर्माण प्रस्तावित है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लाता है। तो लगभग 34,800 किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,800 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय है? तो दोस्तों इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय है, होम रेमेडी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसका सूत्र होता है NaCO3 होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस जनगणना को ग्रेट डाइक्लिन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत की ग्रेट डाइक्लिन जनगणना है और 1921 को ग्रेट डाइक्लिन की जनगणना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट डाइक्लिन जनगणना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। 1921 ईस्वी को ग्रेट डाइक्लिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो 1921 की जनगणना को ग्रेट डाइक्लिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह पहला और एकमात्र ऐसा दशक था जब जनगणना में गिरावट निगेटिव ऑफ द ग्रोथ दर्ज की गई थी। इसका प्रमुख कारण महामारी और अकाल था, जिसके कारण जो जनसंख्या है वो प्रतिशत गिरती चली जा रही थी। तो 1951 की जनगणना के दशक में 1941 से 51 की जो मध्य जनगणना हुई उसमें भारत की जनसंख्या की वृद्धि की दर सबसे अधिक यानी पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एरिया के बाद रिकॉर्ड की गई, जिससे जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों ये जो जनसंख्या की विस्फोट है 1941 से 51 के बाद जो भारत की जनसंख्या थी वो वृद्धि होना स्टार्ट हो गई थी, जो कि जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत मानी जाती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच सही अंतर दर्शाता है। तो दोस्तों कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के अंतर्गत जो है तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोल्ड बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह बंद होने के बाद चालू करना होता है, जबकि वार्म बूटिंग का मतलब होता है पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। तो दोस्तों ये कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच का जो अंतर है, कंप्यूटर को पहली बार पूरी तरह से बंद होने के बाद चालू करना वो कोल्ड बूटिंग, और वार्म बूटिंग का मतलब होता है पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट कौन बना। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सम्राट का जो अगला सम्राट बना था वह बिंदुसार था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। सबसे पहले रहे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की जो स्थापना समुद्रगुप्त ने की, समुद्रगुप्त के बाद में रहा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त से द्वितीय, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद कुमार संभव, कुमार संभव के बाद में जो इसके लास्ट चंद्रगुप्त का जो लास्ट साम्राज्य का जो शासक रहा है, सम्राट हैं, वो विष्णुगुप्त रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो व्याख्या दोस्तों देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। बिंदुसार के पश्चात उनका पुत्र अशोक महान सम्राट बना। दोस्तों ये था चंद्रगुप्त साम्राज्य की सत्ता प्रणाली। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पॉवर्टी ऑफ लाइन किस आधार पर तय की गई है। तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पॉवर्टी ऑफ लाइन है वो 1632 प्रति माह निर्धारित है आधार पर तय की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, 1632 प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर निकायों म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो दोस्तों जो 74वें संविधान के संशोधन के अनुसार नगर निकायों म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव हैं, नगर निकायों के जो चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 1555 में सूर साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर को हराकर अफगान शासक को समाप्त कर दिया था। तो हुमायूं ने 1555 में सूर साम्राज्य को सिकंदर सूर को हराकर अफगान का शासक को समाप्त कर दिया था। तो 1555 में हुमायूं ने सूर साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर को हराकर अफगान शासक को समाप्त कर दिया था। तो हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में सूर सेना को हराया और फिर दिल्ली में पर कब्जा कर लिया। गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो दोस्तों सतलुज नदी है, और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, यमुना है, कोसी है, सोन है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, राम गंगा है और हुगली है। तो ये सब जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 106 संविधान संशोधन के तहत कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों जो 106वें संविधान संशोधन के तहत 33% जो है वो प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो 116वें संविधान संशोधन में 2023 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों के 1/3 लगभग 33% आरक्षण किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायमूर्ति BR गवाई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। संवैधानिक कानून में अपनी गहरी विशेषज्ञ के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति BR गवाई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्तिकार BR गवाई संजीव खन्ना ने इसके सेवानिवृत्त होने के बाद CJI बने।
जो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई CJI हैं, वो संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वृक्ष जो 16 ट्रीज है वो मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो 16 ट्रीज हैं यानी 16 वृक्ष हैं वो मोटेन सदाबहार वन यानी मोटेन एवरग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, मोटेन सदाबहार वन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो 16 वृक्ष है वो भारत के पश्चिमी घाटों मोटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट हैं जो मोनाटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो 105वां संशोधन है वो राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देता है और वो राज्य को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देता है। जो संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम है 2021 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकारों को अपनी OBC या अन्य पिछड़ा सूची तय करने का अधिकार है और यह संशोधन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का 105वां संशोधन संबंधित जो नियम है वो राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हर ऐसी आने वाली मोस्ट GK GS NTPC रेलवे ALP आदि एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK GS की सीरीज लाता रहता हूं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हमने NTPC के फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के 6th शिफ्ट तक सारे क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया है। बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के मोस्ट GS क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हर ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट GK सीरीज के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी अन्य GK GS सीरीज की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।